कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से स्टडी आप लोग कर रहे होंगे। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं मैथ के क्वेश्चन को सॉल्व करके, और ये जो आप फॉर्मेट देख रहे हैं बिल्कुल इसी तरीके से बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो आइए एक एक क्वेश्चन लेते हैं और इसे हम कंसेप्ट के साथ समझने की पूरी कोशिश करते हैं। अगर आप लोग इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो गूगल में सर्च कर लीजिएगा pankajstudycenter.com, वहां पे जा करके पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, पहला प्रश्न को ही सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे पहला प्रश्न क्या कहता है, यहाँ पे देख सकते हैं बाबू, कहता है कि 156 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक क्या है। यानी ये है कि 156 का अभाज्य गुणनखंड करना है और उसमें बताना है कि 2 का घात कितना होगा। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो यहाँ पे पहला प्रश्न कहता है वो ये कहता है कि 156 का अभाज्य गुणनखंड करना है। तो हम क्या करेंगे, 156 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 2 से लगाएंगे तो कितना होगा, ये 7 कैरी जाएगा, ये 8 दूना 16, 78 दूना 156। फिर हम कितना से लगा सकते हैं, 2 से लगाएंगे तो यह हो जाएगा हमारे पास 3 दूना 6, एक जाएगा यानी 18, 9 दूना 18 39। फिर हम लगाएंगे 3 से तो ये हमारे पास आ जाएगा 13 तिया 39। अब हमारे पास आया क्या, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं बाबू 156 को 2 गुने में 2 गुने में 3 गुने में 13, यही ना लिख सकते हैं। तो कहने का मतलब कि 2 का घात हुआ कितना, 2 हुआ, गुने में 3 हुआ, गुने में 13 हुआ, है ना। तो 2 का अधिकतम घात कितना है, यहाँ पे 2 है, यही हमारे पास आंसर होगा क्योंकि 2 का घात पूछ रहा है ना। तो 2 आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है, कोई दिक्कत नहीं है दिक्कत। आइए अब हम सॉल्व करते हैं प्रश्न क्रमांक 2। प्रश्न क्रमांक 2 कहता है कि निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि कौन परिमेय संख्या, तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो यहाँ पे 2 प्लस के रूट अंडर 7, ये क्या है, एक अपरिमेय संख्या, क्योंकि आपको पता है कि 2 तो परिमेय संख्या है लेकिन रूट अंडर 7 क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का योगफल जो होता है वो अपरिमेय संख्या ही होता है, तो ये अपरिमेय संख्या है। बी में देखते हैं 10 प्लस के रूट अंडर 100 है, तो इसको हम सॉल्व करके देखेंगे। जैसे कि बी में कहता है हमारे पास क्या, यानी दूसरा का बी कहता है बाबू 10 प्लस के रूट अंडर में कितना कहता है, 100। आपको पता है कि ये लिखेंगे 10 और प्लस में 100 को क्या लिख सकते हैं, रूट के अंदर में इसको लिख सकते हैं 10 गुने में 10, बिल्कुल लिख सकते हैं 10 दाई 100। अब इसको क्या कर सकते हैं, 10 प्लस में, देखो रूट से बाहर करने का तरीका है कि पेयर लगा दो, जोड़ा लगा दो, उसमें से एक बाहर कर दो, तो 2 को 10 में से एक 10 बाहर आ जाएगा। तो हमारे पास कितना हो गया, 10 10 20 आ गया। और 20 क्या है, एक परिमेय संख्या, क्योंकि इससे p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, है ना। तो ऑप्शन बी क्या हो गया बाबू, करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। तो ये हमारे पास हो जाएगा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर दूसरा का। अब यहाँ पे तीसरा प्रश्न सॉल्व करेंगे। तीसरा कहता है कि निम्नलिखित में कौन सा युग्म सहअभाज्य संख्या है। सहअभाज्य संख्या हम कैसे निकालते हैं बाबू, वहाँ पे देख लेना। जैसे कि 3 संख्या में हो या 2 संख्या में हो, उनमें क्या करना, आप मौसा निकाल करके देखना, यानी HCF। अगर HCF निकालते हैं और उसका HCF 1 आता है तो वो हमारे पास सहअभाज्य संख्या होता है, लेकिन HCF 1 नहीं आता है तो वो सहअभाज्य संख्या नहीं होता है। जैसे कि ऑप्शन ए में दिया गया, इसको हम सॉल्व करके देख लेते हैं। तीसरा का ऑप्शन ए में क्या दिया गया है, 14 है, 35 है। चलो इसका हम क्या करते हैं, मौसा ज्ञात करके देख लेते हैं, है ना। 14 35 का हम क्या करेंगे, 14 के पहले क्या करते हैं, फैक्टर कर लेते हैं, है ना। तो कितना से लगेगा बाबू, ये 2 से लगेगा तो 7। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 2 गुने में 7 तो लिख ही सकते हैं, बराबर 14, यही नहीं लिखेंगे। आगे देखते हैं 35 का, 35 को क्या निकालेंगे, 7 पचे 35, 5 से लगेगा तो 7 आ जाएगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 5 गुने में 7 लिख सकते हैं, है ना। तो बराबर 35। तो आपने देखा कि HCF कैसे निकलेगा, तो इसमें हम दोनों में क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं। यहाँ भी 7 है, यहाँ भी 7 है, ठीक है। तो दोनों में से एक 7 निकल जाएगा, तो HCF हमारे पास क्या हो जाएगा बाबू, 7 आ जाएगा। तो HCF हमारे पास 7 आया, तो ये क्या हुआ, ये सहअभाज्य संख्या नहीं हुआ किसी भी सूरत में। सहअभाज्य संख्या कब होगा, जब HCF हम 7 के जगह पे यानी 1 आएगा, यानी HCF हमारे पास 1 आएगा तभी वो मौसा आएगा। इसे HCF निकालने के कई और तरीके हैं, आप चाहो तो भाग विधि से निकाल सकते हैं, जैसे 14 इधर लिख देंगे और जो बड़ी संख्या 35 इसमें हम भाग दे करके निकाल सकते हैं। 14 दूना कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। हमारे पास घटाएंगे तो 15 में से 8 जाएगा तो कितना होगा, 8 5 13, 8 से 14, 8 7 15, ये 7 हो जाएगा। तो ये 1 बचेगा, 2 बचेगा, 2 में से 2 जाएगा तो 0, है ना, ये 7 आया। अब हम क्या करेंगे, 14 को
इधर खींच लेंगे। अब 7 से भाग देंगे, 7 दूना 14 आ जाएगा, घटाएंगे तो 0। अब 0 के जस्ट ऊपर जो संख्या आता है वही हमारे पास मौसा होता है ना। तो ऐसे भी आप मौसा निकालिए तो 7 आ गया, ठीक है। तो ये हमारे पास ऑप्शन 3 का जो है ऑप्शन ए, ये सहभाज्य संख्या नहीं है। अब देखते हैं बाबू क्या करते हैं, ऑप्शन बी पे चलते हैं और बी का निकाल करके देखते हैं, है ना। तो बी में देखो 18 और 25 है, कोई दिक्कत नहीं, 18 का फैक्टर कर लो। 18 को तोड़ोगे तो कितना होगा, 9 दूना 18। तो इसे आप लिख सकते हो 3 गुने में 3 गुने में 3 3 9 9 दूना 18, ऐसे लिख सकते हो। 25 को आप क्या लिख सकते हो, 25 को आप लिख सकते हो 50 25 यानी 5 गुने में 5, ठीक है। तो इसमें कॉमन आपको नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन आपको पता होगा कि इसमें हम 1 से गुना कर देंगे तो वही एक बात हो जाएगा, है ना। जितना गुना का 3 3 9 9 दूना 18, 18 से 1 में गुना करेंगे तो 18 ही होगा, तो 1 से हम गुना कर सकते हैं। 50 25, 25 में अगर 1 से गुना करेंगे तो 25 से होगा, तो 1 से हम गुना कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो कहने का मतलब यहाँ पे मौसा कितना हुआ, तो ऊपर नीचे देख लेना कि यहाँ भी 1 है और यहाँ भी 1 है, ये हमारे पास मिल गया ना कॉमन, तो ये हमारे पास आंसर हो गया। तो HCF हमारे पास कितना है बाबू, 1 आया। जब 1 आया HCF तो यही ना हुआ हमारे पास आंसर। तो HCF 1 आ गया, तो इसका मतलब क्या हुआ, सहभाज्य संख्या हुआ, यानी ऑप्शन बी जो हो गया वो सहभाज्य संख्या हो गया। बाकी सब का जो हम देखेंगे निकाल करके, 13 चौका 52, इसका 4 आएगा, 21 चौका आएगा ना, 4 कम 4 4 दूना 8, 21 चौक 84, इसका भी 4 हो जाएगा, है ना HCF। तो HCF केवल आया इसका 1 आया, 18 और 25 का, तो ये हमारे पास सहभाज्य संख्या हो गया। तो आपने इसको क्या किया, समझ गया। आप चाहो तो इसे भाग विधि से भी सॉल्व कर सकते हो, बहुत सारे बच्चे कन्फ्यूजन में आ जाएंगे, तो हम भाग विधि से इसको सॉल्व करके बताते हैं। सॉरी, ऐसे नहीं, ऐसे लिखना होगा, ठीक है। 18 कम 18, घटाएंगे तो कितना होगा, देखो बाबू 15 हो गया, 8 7 15, ये 7 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। 18 को इधर लाओ तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 7 दूना 14, 7 दूना 14, घटाएंगे तो कितना होगा, 4 होगा। अब हम क्या करेंगे, 7 को इधर लाएंगे, 7 4 एकम 4 कर देंगे, घटाएंगे तो 3 होगा। अब हम क्या करेंगे बाबू, यहाँ से 4 को इधर लाएंगे, तो अब क्या करेंगे, 3 एकम 3 कर देंगे, घटाएंगे तो कितना होगा, ये हमारे पास हो जाएगा बाबू 1 हो जाएगा, है ना। अब क्या करेंगे, 3 को यहाँ पटकेंगे, 1 से इसमें हम क्या करेंगे, 1 का घात क्या बार पढ़ेंगे, 3 बार, तो 3 बार पढ़ेंगे तो 3, घटा देंगे तो क्या होगा 0, 0 से जस्ट ऊपर क्या है 1 आया, यही हमारे पास आंसर। तो HCF हमारे पास 1 आ गया, है ना। तो हम कह सकते हैं कि 18 और 25 क्या है हमारे पास, सहभाज्य संख्या है, 18,25। ओके, तो तीसरा आपने सॉल्व कर लिया बेहतरीन तरीके से। अब हम क्या सॉल्व करेंगे, चौथा प्रश्न, है ना। तो चौथा क्या कहता है, जरा देख लो। चौथा कहता है कि निम्नलिखित में से कौन यौगिक संख्या है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यौगिक संख्या कहते किसे हैं। यौगिक संख्या को हम संयुक्त संख्या भी कहते हैं और भाज्य संख्या भी कहते हैं। तो भाज्य संख्या आपको निकालना है, तो आप कैसे निकाल सकते हैं, देखो बाबू मैं आपको बता देता हूँ। भाज्य संख्या का एक अपनी खासियत है कि अगर कोई भी संख्या उसका अभाज्य गुणनखंड करते हैं ना, तो कम से कम 3 संख्या उसमें आएगा। मैक्सिमम जितना आ जाए उससे कोई फर्क नहीं होता है, कम से कम 3 संख्या आना चाहिए तभी होगा वो। जैसे कि आप देख लो ऑप्शन ए में क्या है, 4 के देख लेना। ऑप्शन ए में दिया गया 11। अगर 11 को तोड़ेंगे तो क्या आप लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 11 गुने 11, 11 गुने 1 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। तो इसमें केवल कितने संख्या है, 2 संख्या है। अब 2 संख्या है तो ये भाज्य संख्या नहीं होगा। क्यों, क्योंकि भाज्य संख्या की खासियत क्या है कि मिनिमम 3 संख्या आना चाहिए जब आप भाज्य गुणनखंड करते हैं। तो ये तो नहीं हुआ। चलिए आगे देखते हैं, 21 का देख लेते हैं। 21 का तोड़ेंगे तो हमारे पास क्या होगा, 21 को 3 गुने में 7 लिख सकते, 7 21, और गुने में 1 लिख सकते हैं। तो देखो यहाँ मिनिमम 3 संख्या आ गया, तो ये हमारे पास क्या हो गया, 21 भाज्य संख्या हो गया। ये हमारे पास भाज्य संख्या हो गया, इस बात को ध्यान रखना। अच्छा, ये कौन सी संख्या है, तो ये हमारे पास अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, अभाज्य संख्या उसे कहते हैं जो स्वयं से कटे और 1 से कटे, लेकिन 1 को छोड़कर। तो 11 जो है वो 11 से भी कटेगा और 1 से भी कटेगा, यानी 11 मतलब स्वयं से भी कटा और 1 से भी कटा, इसलिए वो अभाज्य संख्या हो जाता है। ठीक है, और भाज्य संख्या तो आप समझ गए कि मिनिमम 3 संख्या से कटना चाहिए, यानी उसका भाज्य गुणनखंड 3 होना चाहिए मिनिमम, मैक्सिमम जहाँ तक जाए। तो आपने समझ लिया। 31 को भी ट्राई कर लेते हैं। तो 31 को आप क्या लिख सकते हैं, 31 को अभाज्य गुणनखंड को तो 31 गुने 1 ही तो लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास भाज्य संख्या नहीं हुआ, ये हुआ अभाज्य संख्या।
क्यों? क्योंकि अभाज्य संख्या कहता है स्वयं से भी कटे और एक से भी कटे, वो अभाज्य संख्या कहलाता है, लेकिन एक को छोड़ करके, क्योंकि एक ऐसी संख्या वो एक से भी कटेगा और स्वयं से भी कटेगा, इसलिए एक को छोड़ करके। तो आपने सॉल्व कर लिया। 31 को भी आप उसके बाद डी 41 को भी देख सकते हो, तो ये भी एक अभाज्य संख्या है, समझ रहे हैं ना, क्योंकि 41 को अगर अभाज्य गुणनखंड करो तो 41 गुने 1 ही लिख सकते हो और कुछ नहीं लिख सकते हो। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, क्योंकि यही भाज्य संख्या, यही संयुक्त संख्या है और यही यौगिक संख्या है, क्योंकि यौगिक संख्या को ही भाज्य संख्या कहते हैं। तो आपने 4 को तो क्लियर कर लिया। चलिए अब हम क्या करते हैं बाबू, 5वां प्रश्न देख लेते हैं क्या। तो 5वां प्रश्न क्या कहता है जरा देख लो। 5वां कहता है कि निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या का डिफिनेशन वही है जो स्वयं से कटे, एक से कटे और एक को छोड़ करके। एक पे ये लागू नहीं होगा ये डिफिनेशन, ठीक है। तो स्वयं से कटे और एक से कटे। तो 33 को देख लेते हैं, अभाज्य संख्या 5, 11 तिहाई 33, नहीं ये और संख्या से भी कट जाएगा, मैं आपको बता देता हूँ क्लियर करके। जैसे 33 है तो 33 किस किस से कटेगा, ये 33 से भी कट सकता है, ये 11 से भी कट सकता है ना, और ये 1 से भी कट सकता है। यानी 33 जो है वो स्वयं से भी कटेगा, 1 से भी कटेगा, और 11 तिहाई 33 11 से भी कटेगा और ये 3 से भी कटेगा। ये तो बहुत सारी संख्या से कट गया। तो ये हमारे पास क्या हुआ, ये अभाज्य संख्या नहीं हो सकता है ना, क्योंकि अभाज्य संख्या कहता है स्वयं से कटे और 1 से कटे, ठीक है। तो वही हमारे पास क्या होता है, भाज्य संख्या होता है, सॉरी अभाज्य संख्या होता है। तो ये तो नहीं होगा। 39 देख, 13 तिया 39, नहीं ये भी नहीं होगा। 38 ये भी नहीं होगा, 19 दूना 38 ये भी नहीं, 31 हो जाएगा। यहाँ पे डी जो है 31 हो जाएगा, क्योंकि 31 जो है ये 31 से भी कटेगा और 1 से भी कटेगा, ठीक है। दो चीज़ से कट रहा है, स्वयं से कट रहा है और 1 से कट रहा है, इसलिए हमारे पास क्या हो जाएगा, भाज्य संख्या हो जाएगा। सॉरी भाज्य, अरे बार बार भाज्य बोल देता हूँ, अभी ऊपर समझा ना इसलिए बोला जाता है। तो ये हो जाएगा अभाज्य संख्या, ठीक है। तो अभाज्य संख्या हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। कोई दिक्कत नहीं है दिक्कत बाबू, तो आपने इसको समझ लिया। अच्छा, छठा प्रश्न यहाँ पे देख लेते हैं। छठा क्या कहता है, छठा कहता है कि दो संख्याओं का मौसा, कोई दिक्कत नहीं, दो संख्या मान लेते हैं, ए गुने बी मान लेते हैं, ठीक है। तो दो संख्याओं का मौसा 27 और लौसा 162 है। यदि उनमें से एक संख्या 54 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। बड़ा सिंपल है, दो संख्या मान लेते हैं कि ए और बी हमारे पास दो संख्या है। तो दो संख्या का मौसा इतना है और लौसा इतना है। तो आपको एक चीज़ पता होगा, मैंने आपको बताया था कि दो संख्याओं का गुणनफल किसके बराबर होता है, तो मौसा है ना गुने में लौसा के बराबर होता है, यही ना होता है। तो उसमें कहता है एक संख्या हमारे पास 54 है, यानी ए जो हमारे पास है वो 54 है, और दूसरी संख्या ज्ञात करनी यानी बी ज्ञात करने के लिए बता रहा है। तो मौसा हमारे पास कितना है 27 और गुने में लौसा कितना है 162। ये हमारे पास फॉर्मेट है ना। ये हमारे पास है ए गुने बी, यानी दो संख्याओं का गुणनफल किसके बराबर होता है, मौसा गुने लौसा के बराबर होता है। कभी कभी यही ऑब्जेक्टिव में पूछ दिया जाता है ना। अब बी का मान निकालना है तो कोई दिक्कत नहीं, बी यहीं रखेंगे। ये 27 गुने में 162 और 54 है गुना में, तो बट्टे में आ जाएगा, है कि नहीं। अब काटो, 27 दूना 54 काट दिए, अब 2 से काटो, 8 दूना 16 और 1 एकम यानी 2 एकम 2, 81 दूना 162। बी का वैल्यू आ गया 81, आंसर बाबू कमाल हो गया। तो दूसरी संख्या 81 आया, तो दूसरी संख्या हम देख लेते हैं 81, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। कोई दिक्कत नहीं है दिक्कत। आइए अब हम सॉल्व करते हैं प्रश्न क्रमांक 7 को। 7 यहाँ पे क्या कहता है कि संख्याएं 12, 15 एवं 21 का मौसा होगा। मौसा ज्ञात करना है, मतलब आप क्या करो 12 का फैक्टर कर लो। तो 12 को आप क्या लिख सकते हो, यहीं पे हम कर देते हैं। 12 को आप लिख सकते हो बाबू 4 तिहाई 12, यानी 2 गुने में 2 गुने में 2 दूना 4, 4 तिहाई 12 और गुने में 1 लिख सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। तो 2 दूना 4, 4 तिहाई 12 हो गया। 15 को क्या लिख सकते हैं 5 तिहाई 15, यही ना। तो 5 गुने में 3 तो लिख ही सकते हैं और गुने में 1 आप डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 15। 21 को क्या लिख सकते हैं, 21 को आप लिख सकते हैं बाबू यहाँ पे 7 तिहाई 21, तो 7 गुने में 3 और गुने में 1 कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो मौसा कैसे निकलता है, जो हम तीनों में देखेंगे हूबहू जो कॉमन मिलेगा वही मौसा होगा। तो यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है और यहाँ भी 3 है, तो इन सभी में से मौसम निकाल रहे हैं, मौसा मौ 0 100 0। तो इन तीनों में से एक 3 बाहर आ जाएगा, यहाँ भी एक, यहाँ भी एक, यहाँ भी एक, इन तीनों एक में से एक बाहर आ जाएगा। 3 से 1 में गुना करेंगे 3, यानी ऑप्शन 3 होगा, ऑप्शन
ए आंसर है, ऑप्शन ए में 3 है हमारे पास, ठीक है। तो 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है दिक्कत बाबू। 8 क्या कहता है कि प्रत्येक परिमेय संख्या होती है, क्या होती है? एक प्राकृत संख्या, एक पूर्ण संख्या, या एक पूर्णांक, या एक वास्तविक संख्या। बाबू वास्तविक संख्या किसे कहते हैं आपको पता है? परिमेय संख्या एवं अपरिमेय संख्या के समूह को ही वास्तविक संख्या कहते हैं। तो यहाँ कहता है कि परिमेय संख्या होती है, परिमेय यानी जितने भी प्रत्येक का मतलब जितने भी है, जितने भी सारे परिमेय संख्या वो सारे के सारे के वास्तविक संख्या हो जाएंगे, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। ओके, 9वां क्या कहता है? 22/7 है। रे PYQ के रूप में 22/7 नहीं नजर आ रहा है, तो ये परिमेय संख्या हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है ना। तो ये आपने इसको सॉल्व कर लिया। चलो अब हम क्या करते हैं बाबू, यहाँ पे 10वां सॉल्व करें। द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी है? द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या 2 है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। 11 कहता है बाबू यहाँ पे कि यदि बहुपद एक्स स्क्वायर इतना एक्स स्क्वायर माइनस 4x + 1 के शून्यक अल्फा कॉमा बीटा हो तो अल्फा इंटू बीटा का मान होगा। कोई दिक्कत नहीं है, ये हमारे पास ए है, ये हमारे पास बी है, ये हमारे पास सी है। अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है? c/a होता है। तो c की वैल्यू यहाँ पे 1 है और a की वैल्यू एक्स स्क्वायर, लेकिन इसमें 1 छिपा रहा तो वो हम 1 लेंगे, 1 से 1 में भाग देंगे तो 1 ही तो होगा हमारे पास, तो 1 आंसर हो जाएगा। तो यानी ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है दिक्कत। तो 11 का बी हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं बाबू, 12 देख लेते हैं। 12 देख लो बाबू, हाँ इसमें हमको ध्यान से देखना है। इस टाइप के मैंने पिछले बार क्वेश्चन सॉल्व किया था, मैंने ध्यान से देखा नहीं, उटपटांग मैंने कर दिया, उसमें एक चीज़ मिस्टेक हो गया। हुआ था क्या उस समय, जैसे इस तरीके से समीकरण, जैसे 2x - 3y + 2 है ना, उसमें क्या था कि ये y इधर कर दिया था, x इधर कर दिया था, इसी टाइप के क्वेश्चन था। मैंने देखा नहीं, सीधा नहीं किया समीकरण को, उल्टा पुल्टा करके चल गया था, इसलिए मिस्टेक हो गया था, इसलिए मैंने चेक कर लिया इसको। हाँ यहाँ पे बिल्कुल सही है। तो हम क्या करेंगे, a1/a2, b1/b2, c1/c2 निकाल करके देख लेंगे। a1/a2 का मान हम सबसे पहले निकालते हैं, a1/a2 का मान। तो हमारे पास क्या, ये a1 है, समीकरण 1 में ये a1 है, ये b1 है, ये c1 है। उसी तरीके से ये a2 है, b2 है, c2 है। तो a1/a2, तो a1 हमारे पास है 2 और a2 हमारे पास कितना है बाबू, a2 हमारे पास है 6। तो हम 6 रख देंगे, काटेंगे तो 2 3 1/3 आ जाएगा। तो a1/a2 का मान 1/3 आ गया है ना। वही हम बात करते a1/a2 b1/b2 की मान ले लेते हैं। b1/b2 बराबर क्या होगा, तो b1/b2, b1 का मान है -3 और b2 का मान क्या है -9, ठीक है। काटो, माइनस माइनस कैंसिल, 3 3 9, तो 1/3 आएगा। चलो यहाँ तक तो बराबर है। उसके बाद c1/c2 को मान ले, देखो c1 है 2 और c2 है 5, तो कहने का मतलब c1/c2 अगर निकालेंगे तो ये 2/5 आएगा। तो आपने क्या देखा कि a1/a2 का मान 1/2 और b1/b2 का मान 1/2, तो ये दोनों तो बराबर है, लेकिन ये c1/c2 जो 2/5 ये नहीं बराबर है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं a1/a2 बराबर है b1/b2, अब बराबर नहीं है c1/c2, क्योंकि c1/c2 का मान बराबर नहीं है इस सबके। तो इस प्रकार का जब भी आता है समीकरण तो हम क्या कहते हैं, इसका कोई हल नहीं होता है। क्या होता है, इसका कोई हल नहीं होता है। तो कोई हल नहीं, यानी ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है दिक्कत। तो आपने इसको क्या किया, बेहतरीन तरीके से सॉल्व कर लिया। 13 कहता है कि 2 रैखिक समीकरणों के रेखा चित्र यदि समांतर रेखाएं हो तो हलों की संख्या होगी। बड़ा सिंपल है, जैसे कि 2 समीकरण मान लो, और 2 समीकरण का हम क्या करते हैं, कोऑर्डिनेट निकालते हैं। तो ग्राफ पे नहीं दर्शाते हैं, तो ग्राफ पे अगर मान लो कि एक रेखा ऐसे गया, मान लो कि एक रेखा ऐसे गया, ठीक है, दूसरा रेखा भी मान लो कि ऐसे गया, तो इस रेखा के अगर समांतर गया हो तो ये दोनों रेखा एक दूसरे को कहीं प्रतिच्छेद नहीं कर रहा है, क्योंकि ग्राफ में जब 2 समीकरण का 2 कोऑर्डिनेट निकालते हैं और दोनों रेखा एक दूसरे को काटता है तभी ये आंसर निकलता है। तो ये दोनों रेखा नहीं काटेगा, ये समांतर जा रहा है, बीच की दूरी समान है, तो कहीं काटवे नहीं करेगा, तो इसका हल ही नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। जब कोई हल नहीं होगा तो यहाँ पे कह सकते हैं कि शून्य है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। 14 कहता है y - 4/0 का आलेख कैसी सरल रेखा होगी। सिंपल सी बात है, y - 4/0, इसका मतलब क्या हुआ कि y बराबर 4 है ना, y की वैल्यू 4 होगी, माइनस से तो उधर जाएगा,
तो जब हम ग्राफ बनाएंगे मान लो कि इस तरीके से, तो ये y की वैल्यू y ऊपर होता है और नीचे हमारे पास माइनस वाला y होता है, ठीक है। अब देखो मान लो कि यहाँ पे 4 है, ठीक है। तो देखो कोई भी x अक्ष पर जो हमारे पास है बाबू, x अक्ष पर किसी भी बिंदु से हम उठाएंगे तो y का वैल्यू 4 रहेगा। मान लो कि x की वैल्यू इस बिंदु से उठा रहे हैं तो y का मान 4, इस सब के मिलके यहाँ पे जाएगा, मिल जाएगा। मान लो कि y का मान यहाँ से हम उठाते हैं, x का मान ये, तो यहाँ से ये चलेगा तो y वाला ये आएगा, तो यहाँ से ये चलेगा तो ये, यहाँ से ये चला, यहाँ से ये चला, यहाँ पे मिलेगा। तो इन सभी को एक बार मिलाएंगे तो क्या होगा हमारे पास, इस तरीके से रेखा आएगा। तो मतलब x अक्ष के समांतर ही तो आएगा। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है दिक्कत बाबू, ठीक है। 14 का ए हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं बाबू, 15 देख लेते हैं। 15 यहाँ पे क्या कहता है कि द्विघात समीकरण इतना इतना के मूलों की प्रकृति है। कोई दिक्कत नहीं, मूलों की प्रकृति ज्ञात करने के लिए हम बी स्क्वायर माइनस 4ac का प्रयोग करते हैं। यानी d बराबर क्या होता है, सूत्र बी स्क्वायर माइनस के 4ac। b की वैल्यू हमारे पास x है, x में 1 छिपा रहता है, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 होगा, हम डायरेक्ट कर दिए। माइनस के 4 गुने में a की वैल्यू हमारे पास है x स्क्वायर, इसमें 1 छिपा रहता है वो लेंगे, गुने में c की वैल्यू है 5। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 1 माइनस के 5 चौका 20 हो जाएगा। तो हमारे पास है माइनस की 19। तो d की वैल्यू आ गई माइनस की 19। तो कहने का मतलब d का मान अगर माइनस का 19 आया, इसका मतलब 0 से ये क्या हुआ, माइनस 19 छोटा है। तो 0 से छोटा है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इस तरीके से तो दर्शा सकते हैं, क्योंकि ये मुझ जिधर घुमा रहता है उधर का संख्या बड़ा होता है। तो 0 बड़ा, इसका मतलब d का मान छोटा है। और इस प्रकार का जब भी रहता है तो मूलों की प्रकृति कैसी होती है, मूलों की प्रकृति अवास्तविक होता है, यानी इसका कोई हल ही नहीं होता है। तो अवास्तविक यानी ऑप्शन सी करेक्ट आंसर, ठीक है। तो आपने इसको सॉल्व कर लिया। 16 क्या कहता है, यदि किसी समांतर श्रेणी का nवां पद 5 - 3n हो तो इसका सारवंतर क्या होगा। कोई दिक्कत नहीं, nवां पद कह रहा है मतलब an बराबर कह रहा है, तो an बराबर 5 - के 3n है। तो सारवंतर ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ता है, कम से कम तो AP आपको पता होना चाहिए, कम से कम दो पद आपको ज्ञात है तो आप सारवंतर ज्ञात कर सकते हैं। आगे वाले पद में से पीछे वाले पद को घटा देता है। तो प्रथम पद ज्ञात कर लेते हैं सबसे पहले, यानी a1 ज्ञात कर लेते हैं। तो n के जगह पे 1 रखे हैं तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 5 - के 3 और n के जगह पे रख देंगे 1। तो हमारे पास कितना हो जाएगा आंसर, देखो 3 से 1 में गुना करेंगे 3, यानी 5 में से 3 जाएगा तो 2। तो प्रथम पद हमारे पास 2 आ गया। अब हम क्या करेंगे, a2 ज्ञात करेंगे, यानी दूसरा पद ज्ञात करेंगे। तो a2 कैसे ज्ञात होगा बाबू, a2 ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं बाबू, यहाँ पे n है ना, कोई दिक्कत नहीं। तो a2 देखो n के जगह पे 2 रख दिया, तो 5 - के 3 और गुने में n के जगह पे 2 रखो तो हमारे पास कितना होगा, देख लो बाबू, 3 दूना 6 हो जाएगा। तो 5 में से 6 घटाएंगे तो माइनस का 1 हो जाएगा। तो ये दूसरा पद हो गया, ये पहला पद हो गया। सारवंतर ज्ञात करना है यानी d ज्ञात करना है। तो आगे वाले पद में से हम क्या करते हैं, पीछे वाले पद को घटा देते हैं। तो हम क्या करेंगे बाबू, यहाँ पे आगे वाले पद यानी a2 में से a1 को घटा देंगे, तो -1 में से घटा देंगे माइनस के 2 घटा दिए तो हमारे पास हो जाएगा -3, यानी ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। ओके, अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 17 को सॉल्व करेंगे। 17 क्या कहता है बाबू कि 21, 18, 15 डॉट डॉट का कौन सा पद शून्य है। कोई दिक्कत नहीं, तो बड़ा सिंपल है, कौन सा पद शून्य ऐसा कहा जा रहा है। तो देखो कौन सा पद शून्य तो हमें पता नहीं, यानी an बराबर हम लिख सकते हैं 0, यानी n बराबर 0। कौन सा पद शून्य, यहाँ से हम कर सकते, n का मतलब ये हमें पता नहीं है कि क्या पद शून्य है। तो हम n का फॉर्मूला लिखेंगे। n बराबर क्या होता है बाबू, n बराबर होता है a प्लस में n - के 1 × d होता है ना। अच्छा, तो हम n का फॉर्मूला लिख दिए हैं, इसको हटाओ, n का फॉर्मूला ये लिख दिए और बराबर में 0 तो 0। a की वैल्यू हम यहाँ से निकाल लेंगे, 21 है प्रथम पद तो 21 रख दिए और प्लस n तो n माइनस के 1 तो 1। d की वैल्यू यानी सारवंतर ज्ञात करना है, तो आगे वाले पद में से पीछे वाले पद को घटा देते हैं। 18 में से 21 को घटाएंगे तो कितना होगा, 18 में से 21 को घटाएंगे तो -3 होगा, है ना। तो हम क्या कर देंगे, यहाँ पे -3 रख देंगे और बराबर में 0 तो 0। अब देखो यहाँ पे हम क्या करते हैं बाबू, ये 21 है तो 21 और प्लस में देखो -3 से n में गुना करेंगे तो डायरेक्ट हम कर सकते हैं -3n हो जाएगा
और माइनस माइनस प्लस, 3 से 1 में गुना करेंगे तो 3 बराबर में 0। इसको इधर हम सॉल्व कर लेते। देखो हमारे पास आया क्या, देखो ये 21 है और 3 कितना होगा 24, और माइनस के ये 3n है तो 3n बराबर में 20, तो माइनस के 3n बराबर में क्या होगा, प्लस का 21 है, पक्षांतर करेंगे तो माइनस का 21 हो जाएगा। माइनस माइनस कैंसिल, माइनस से माइनस, है ना। तो इसीलिए हम कह सकते हैं n बराबर क्या होगा, 3 सते 21 कट गया तो n बराबर हो जाएगा 7। यही हमारे पास आंसर आ गया। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत है। देखिए n बराबर 7वां पद, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। ओ मैंने क्या किया, यहाँ पे मिस्टेक कर दिया। देखो यहाँ पे 24 माइनस 3n बराबर 0 है ना, तो यहाँ से देखो यहाँ पे क्या हो गया, मिस्टेक कर गया मैंने। ये माइनस 3n तो 3n बराबर प्लस का 24 है, पक्षांतर करेंगे तो माइनस का 24 होगा ना। तो ये माइनस से माइनस क्या होगा, कैंसिल होगा। तो n बराबर क्या हो जाएगा, 8 3 24 हो जाएगा ना। तो n का मान क्या हो गया 8, यानी 8वां पद क्या हो जाएगा हमारे पास, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आंसर बाबू, यानी ऑप्शन बी करेक्ट आंसर, है ना। हो जाता है, ध्यानवा कहीं और चल जाता है। 18 क्या कहता है, समांतर श्रेणी इतना इतना का चौथा पद क्या होगा। चौथा पद याद करने के लिए देख लो यहाँ पे क्या करेंगे, ये √7 तो √7 है, चलो हम लिख देते हैं। देखो बाबू √28 को आप क्या लिख सकते हो, तोड़ करके आपको लिखना है भाई। तो √28 को आप ऐसे लिख सकते हो, 28 है तो 28 को आप तोड़ो, 7 चौक 28, यानी 4 गुने में 7 लिख सकते हो इसको। अब देखो 4 का वर्गमूल 2 होता है और 7 का नहीं लिख लेगा तो अंदर रह जाएगा। तो √28 को आप लिख सकते हो 2√7 लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। 63 को क्या लिख सकते हो, 63 को आप लिख सकते हो, देखो √63 को क्या लिख सकते हो, 9 सते 63, 9 गुने 7 तो लिख सकते हो। 9 का वर्गमूल होता है 3 और 7 का वर्गमूल नहीं निकलेगा तो √7, तो इसको लिख सकते हैं 3√7। तो मतलब आप देख सकते हैं एक एक पॉइंट बढ़ते जा रहे, 2 3, है ना। इसका मतलब 4√7 इसका आंसर आएगा। लेकिन हमें चौथा पद कहता है ज्ञात करने के लिए, तो हम क्या करेंगे बाबू, अपना सिस्टमेटिक ढंग से हम इसको क्या करेंगे, सॉल्व कर लेते हैं और आपको बता देते हैं। चौथा पद मतलब चौथा पद को क्या लिख सकते हैं, A4 लिख सकते हैं। और A4 का फॉर्मूला मैंने डायरेक्ट बताया था कि A लिख लेना प्लस लिख लेना, ठीक है। 4 है ना, 1 कम कर देना, 1 कम कर देंगे तो 3 और D से मल्टीप्लाई कर देना, ये हो जाएगा। तो प्रथम पद हमारे पास क्या है, √7 है, तो √7 लिख लेंगे प्लस 3 गुने में D। D कैसे निकलेगा, तो आगे वाले पद में से पीछे वाले पद को घटा देते हैं। तो आगे वाला पद √7 है, √7 में से एक √7 घटेगा, तो 2 √7 में से 1 √7 घटेगा तो 1 √7 बचेगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, √7 और प्लस में 3 √7। कहने का मतलब है कि 1 √7 और 3 √7, 4 √7, यही हमारे पास आंसर हो गया। देख लो कहीं पे है क्या, नहीं है, है ना। तो अच्छा इस रूप में है तो इसको तोड़ करके लिखो, गुना करके पूरा। 4 को 4 √7 है, इसका मतलब ये है कि इसको ऐसे आप लिख सकते हैं कि 4 गुने में 4 गुने में 7 और √। ऐसा मैंने क्यों लिखा, क्योंकि 2 4 में से 1 4 बाहर आ जाएगा और 7 का वर्गमूल नहीं निकलेगा तो रूट में रह जाएगा, इसीलिए मैंने इसको ऐसे लिख सकता हूँ। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। 4 चौके 16, 16 सत्ते कितना होता है बाबू 112, और रूट है तो रूट 112 आ गया √। तो ये हमारे पास आंसर आ गया। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत आपने इसको क्या किया, समझ लिया 18 को। अब यहाँ पे देख लो प्रश्न क्रमांक 19 क्या कहता है कि एक समचतुर्भुज के विकर्ण 6 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर है, इसकी प्रत्येक भुजा निम्नलिखित में किसके बराबर में है, ये आपसे पूछी जा रहा है। तो एक समचतुर्भुज हम बना लेते हैं, मान लो कि इस तरीके से यहाँ पे ऐसे हम बना लेते हैं एक समचतुर्भुज जिसमें 4 भुजा हो, ऐसे समझ लो। तो ये हमने क्या किया, एक समचतुर्भुज बना लिया। अब इसका नाम रख देते, ये A है, ये B है, ये C है, ये D है। इसमें हम क्या करते हैं, विकर्ण बाण लगा देते हैं। DB क्या हो गया हमारे पास, ये विकर्ण है, और उसके बाद हम क्या करेंगे, AC हमारे पास क्या है, ये एक विकर्ण है, ठीक है, हमने डाल दिया विकर्ण, है ना। अब क्या करेंगे बाबू, यहाँ से कुछ नहीं, बस ये मैंने कर दिया, है ना। तो विकर्ण हमारे पास 6 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर, मान लो कि AC हमारे पास है, AC हमारे पास हो गया 6 सेंटीमीटर एक विकर्ण, और DB हो गया हमारे पास, मान लो कि DB हो गया 8 सेंटीमीटर। ये हमारे पास विकर्ण हो गए। और विकर्ण एक दूसरे को जहाँ भी काटते हैं वहाँ पे क्या होता है,
समकोण होता है, ये सभी क्या होंगे, समकोण होंगे। ठीक है, समकोण होता है। ओके, तो ये मैंने कर दिया। अब हम क्या करते हैं, ये दूसरे जहाँ काटा है उसको हम मान लेते हैं O। अब किसी त्रिभुज में चल जाते हैं, जब ये समकोण हुआ तो समकोण के सामने वाली भुजा क्या होती है, कर्ण होती है, इस बात को ध्यान रखना। तो हम चलते हैं त्रिभुज किस में, तो हम चलते हैं बाबू यहाँ से त्रिभुज AOB में, AOB में, यानी AOB में, इस त्रिभुज में चल रहा है। ठीक है, तो अच्छा ये हमारे पास समकोण है, समकोण के सामने वाली भुजा क्या होती है, कर्ण होती है। कर्ण हमारे पास AB हो जाएगा। तो पाइथागोरस प्रमेय से AB स्क्वायर बराबर क्या होगा, यानी कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। इसको लंब मान लो या फिर इसको लंब मान लो, है ना, किसी में से एक को लंब मान लो और एक को आधार मान लो। चलो हम AO को हम क्या मानते हैं, लंब मान लेते हैं, लंब स्क्वायर और प्लस में आधार स्क्वायर यानी OB का स्क्वायर, OB का स्क्वायर, है ना, ये मैंने कर दिया। अब यहाँ पे देख लो AO का मान कितना होगा, तो बाबू AC का मान हमारे पास देखो 6 सेंटीमीटर, मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी 6 सेंटीमीटर है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी कितना होगा, यानी AO की दूरी कितना होगा, तो पूरा 6 सेंटीमीटर, तो यहाँ से यहाँ तक आधा है, तो ये हो जाएगा 3 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर। उसी तरीके से OB का स्क्वायर, तो बाबू DB यहाँ से लेके यहाँ तक कितना, 8 सेंटीमीटर। तो अब OB कितना होगा, तो बाबू ये दोनों, ये सब जो होता है बराबर बराबर दूरी में बटा हुआ है OB, है ना, OB और OD क्या बराबर बराबर दूरी में बटा है, क्योंकि विकर्ण जो होता है एक दूसरे को जहाँ भी प्रतिच्छेद करता है तो क्या करता है, बराबर बराबर दूरी में बांट देता है उसको। तो जितना DO होगा उतना ही OB होगा। तो पूरा अगर DB का मान हमारे पास है 8, तो OB का कितना होगा, तो इतना दूर 4 होगा, ये भी 4 होगा, 4 4 तब ना 8 होगा। तो यहाँ से यहाँ तक आधा हो जाएगा, तब अब 4 4 का स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायर हो जाएगा। 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 होता है, और प्लस 4 का स्क्वायर 16 होता है। ये हमारे पास AB का स्क्वायर रहेगा। अब इसको हम क्या कर सकते हैं, AB बराबर क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 9 और 16 कितना, 25, स्क्वायर हटेगा तो रूट पड़ेगा, तो यह है 5 आ जाएगा, है ना। तो 5 हमारे पास सेंटीमीटर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत बाबू, है ना। तो 5 सेंटीमीटर आ गया ये, तो प्रत्येक भुजा यानी AB आ गया 5 सेंटीमीटर, तो सभी भुजा आपस में क्या हो जाएंगे, 5 5 हो जाएंगे। ठीक है, तो AB का मान 5 सेंटीमीटर है, ऑप्शन C करेक्ट आंसर, है ना। अब क्या करते हैं, अगला प्रश्न ले लेते हैं। 19 को हमने सॉल्व कर लिया, 20 को ले लेते हैं। 20 क्या कहता है, यहाँ देख लेना। 20 कहता है किसी वृत्त के केंद्र से 8 सेंटीमीटर लंबी जीवा की न्यूनतम दूरी 3 सेंटीमीटर है, तो वृत्त का व्यास होगा। बड़ा सिंपल है। मान लो कि यहाँ पे हम एक वृत्त बनाते हैं, ठीक है, ये क्या है हमारे पास, एक वृत्त है, ठीक है, और वृत्त का ये केंद्र है मान लो। तो कहता है कि किसी वृत्त के केंद्र से, ये केंद्र से 8 सेंटीमीटर लंबी जीवा, तो जीवा आपको करना, तो जीवा यहाँ पे हो जाएगा, ये हमारे पास जीवा है, और इस जीवा की लंबाई कितनी, 8 सेंटीमीटर। मान लो ये A है और ये B है, तो जीवा की लंबाई कितनी है बाबू, 8 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं AB बराबर हो जाएगा हमारे पास 8 सेंटीमीटर, ठीक है, क्योंकि जीवा इतना है। उसके बाद क्या कहता है, तो लंबी जीवा की न्यूनतम दूरी, मतलब इस बिंदु से इस जीवा की दूरी कितना, 3 सेंटीमीटर, तो 3 सेंटीमीटर कर देते हैं। इसकी है 3 सेंटीमीटर, इसको मान लेते हैं O केंद्र, ठीक है, 3 सेंटीमीटर है, तो वृत्त का व्यास होगा। तो हमें वृत्त का व्यास पूछ रहा है कितना होगा, बड़ा सिंपल है, त्रिज्या ज्ञात कर लेंगे, वृत्त का व्यास पता हो जाएगा। तो आप त्रिज्या कहाँ से कहाँ तक लिख सकते हैं, यहाँ से आप त्रिज्या लिख सकते हैं। ये क्या है, त्रिज्या केंद्र से परिधि की दूरी क्या होती है, त्रिज्या होती है, तो ये ज्ञात करना होगा। तो ये कैसे ज्ञात करेगा, तो आपको पता चल जाएगा, अगर पाइथागोरस प्रमेय की मदद से आप कर्ण स्क्वायर और लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर का यूज करेंगे तो निकल जाएगा। तो देखो बाबू, इसको हम मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक, ये इसको P मान लेते हैं। तो अगर AB की दूरी 8 सेंटीमीटर है, तो AP की दूरी कितनी होगी, तो बाबू ये पूरे की दूरी है 8, तो AP की होगी 4, तब तक 4 4 8 हो जाएगा, तो ये 4 हो जाएगा। तो हमारे पास ये 4 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। हम क्या करते हैं, कर्ण बराबर लगाते हैं, यानी AO बराबर, AO का स्क्वायर क्या हो जाएगा, AO क्या है, कर्ण है, कर्ण बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, तो लंब हमारे पास क्या है, 3 है, तो 3 का स्क्वायर कर देंगे, और प्लस में आधार हमारे पास कितना 4 है, 4 का स्क्वायर कर देंगे। अब करेंगे तो कितना होगा हमारे पास बाबू, तो ये आएगा AO स्क्वायर बराबर हो जाएगा हमारे पास कितना, 3 का स्क्वायर 9 और प्लस 4 का स्क्वायर 16, ये हो जाएगा AO स्क्वायर बराबर 16 9 कितना 25, रूट लगा दो, अगर ये स्क्वायर हटेगा तब, तो AO बराबर हो जाएगा 5,
चलो 5 निकल के आया, तो यानी त्रिज्या आ गया 5 हमारे पास। त्रिज्या केंद्र से परिधि की दूरी त्रिज्या कितना 5 होगा, तो त्रिज्या 5, तो व्यास कितना, तो व्यास बराबर होता है त्रिज्या का 2 गुना, तो 5 और 5 कितना हो जाएगा 10, तो डायरेक्ट हम लिख देंगे 10, यही हमारे पास हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत, देखो जितना क्वेश्चन हो सके उतना सॉल्व करने का प्रयास करो तो आपके लिए बेहतर होगा, ठीक है। अच्छा 21 क्या कहता है जरा देख लो ध्यान से। 21 हमारे पास है बाबू, कहता है कि दो वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात 9:4 है तो उनकी परिधियों का अनुपात होगा। बाबू वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, और अनुपात है इसलिए हम इसका भी पाई आर स्क्वायर कर देंगे। दो वृत्त है, इसको त्रिज्या 1 मान लेते हैं, इसको त्रिज्या 2 मान लेते हैं, पाई से पाई कैंसिल, और अनुपात दिया गया 9/4 हो जाएगा क्योंकि 9:4 है इसलिए। तो R1 हमारे पास 9 और R2 हमारे पास हो जाएगा 4। अच्छा स्क्वायर है तो जब दोनों का स्क्वायर मान लो कि R1 है ये R2 आएगा तो क्या होगा हमारे पास, दोनों पे स्क्वायर तो स्क्वायर हटेगा तो इसका रूट अंडर पड़ेगा, 9/4 का रूट अंडर, तो हम क्या कर सकते हैं इसको 3 और इसको 2 कर सकते हैं। R1 का मान 3 और R2 का मान 2। तो परिधियों का अनुपात होगा, परिधि 2 पाई R होता है, R1 हो जाएगा ये 2 पाई R, इसको R2 मान लेते हैं, ये से ये कैंसिल, R1 के जगह पे रखेंगे कितना 3 और R2 के जगह पे रखेंगे 2, यानी 3:2 लिख सकते हैं इसको, है ना। यही तो आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है दिक्कत। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 3:2, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है 3:2। 22 क्या कहता है बाबू, इसको हम निकाल लेते हैं, बड़ा सिंपल है क्वेश्चन। 22 कहता है कि 1000 चक्कर लगाने में एक पहिया 8 किलोमीटर तय करता है तो पहिए का व्यास होगा। सिंपल सी बात है, जैसे कि ये पहिया है, ठीक है, तो चक्कर कौन लगाएगा, तो चक्कर लगाएगा यही ना लगाएगा बाबू, ये जो आप देख रहे हैं मैंने घिस रहा हूँ यही ना लगाएगा, यानी परिधि लगाएगा। पहिया एक वृत्त होता है तो वृत्त की परिधि ही तो चक्कर लगाएगा ना। तो कहने का मतलब वृत्त की परिधि चक्कर लगाएगा तो कोई दिक्कत नहीं। हम सबसे पहले क्या करेंगे, 1000 चक्कर लगाने में एक पहिया कितना 88 किलोमीटर तय करता है ना। तो यहाँ पे लिख देते हैं बाबू 1000 चक्कर में, 1000 चक्कर लगाने में तय दूरी कितना बाबू 88 किलोमीटर, बराबर रख देते तो बेहतर रहेगा। हाँ चलो 88 km यानी किलोमीटर, ठीक है। तो एक चक्कर का पहले निकाल लो, यानी ये जो चक्कर यानी घूमेगा, यानी एक चक्कर निकाल लो, यानी ये परिधि निकालो समझो। तो पहले एक चक्कर का निकाल लेते हैं। तो एक चक्कर लगाने में तय की गई दूरी, तो ये 88 और बट्टे में हो जाएगा 1000 किलोमीटर, ठीक है। तो देखो ऑप्शन में सब मीटर में है तो सबसे पहले हम मीटर में बदल लेते हैं, ठीक है। तो मीटर में कैसे बदल, अच्छा कोई दिक्कत है, बाद में भी इसको हम क्या कर सकते हैं मीटर में बदल सकते हैं। तो आपने निकाल लिया कि एक चक्कर लगाने में इतना किलोमीटर होता है, तो एक चक्कर लगाएगा कौन, तो वृत्त की परिधि लगाएगा। तो कहने का मतलब कि वृत्त की परिधि ये हमारे पास हो जाएगी, है ना। तो वृत्त की परिधि क्या होती है बाबू, वृत्त की परिधि बराबर हो जाएगा वही 88 बट्टे में 1000 किलोमीटर, ठीक है। वृत्त की परिधि होती है 2 पाई R बराबर में 88 बट्टे में 1000 किलोमीटर, है ना। अच्छा किलोमीटर को मीटर में बदलने के लिए हम क्या करते हैं 1000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो किलोमीटर को मीटर में बदल जाएगा तो ये मीटर में आ जाएगा। 1000 से 1000 कट गया तो ये 88 बचा सिर्फ, है ना। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं बाबू, 2 गुने में 22/7 क्योंकि पाई का मान 7 और गुने में R है तो हम लिखेंगे R और बराबर में ये हो जाएगा 88 मीटर। मीटर बाद में लगा देंगे कोई दिक्कत नहीं। तो 7 इसमें क्या होगा मल्टीप्लाई, इसलिए हम डायरेक्ट लिख देते हैं R बराबर कैसे, देखो 88 तो 88, 7 से तो इसमें गुना हो जाएगा, गुने में 7 और बाकी जो ये गुना में था ये बट्टा में आ जाएगा, है ना। तो 2 गुने में 22, ठीक है, यानी जो बट्टा में था वो हो गया ऊपर गुना में और जो इधर गुना में था बराबर पक्षांतर करेंगे तो क्या होगा भाग में चला जाएगा, तो मैंने बट्टा में डाल दिया। काट लो इसको, कैसे काटेंगे, 44 दूना 88 होता है कि नहीं होता है, कट गया, और 22 दूना कितना होता है 44 होता है। तो हमारे पास है 2 गुने में 7 तो 7 दूना 14, त्रिज्या आया 14, तो व्यास कितना होगा, व्यास बराबर जो होता है बाबू वो 2R होता है, ठीक है। तो 2 गुने में त्रिज्या हमारे पास कितना है 14, तो हम लिखेंगे 14, 14 दूना 28, 28
क्या हो जाएगा, मीटर, है ना। तो ये 28 आंसर हो जाएगा, नहीं मीटर में, हाँ मीटर में 28 मीटर, यानी ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत तो आपने इसको सॉल्व कर लिया, ठीक है। तो 22 सॉल्व हो गया। अब देख लो यहाँ पे 23 क्या कहता है, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा के बराबर होता है, बी हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे 24 क्या कहता है, निम्नलिखित में किसका मान √2 के बराबर है। टेन 60 डिग्री का मान कितना होता है, √3। कॉस 45 डिग्री का मान क्या होता है, 1/√2। साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1/2। कॉसेक 45 डिग्री का मान होता है √2। तो ये भी आपने सॉल्व कर लिया है ना। चलिए अब हम क्या करते हैं बाबू, अब जो हम करते हैं अगला प्रश्न ले लेते हैं। यहाँ पे देख लो कहता क्या है, 25 का ना, √25 कहता है कि यदि टेन थीटा बराबर 12/5 तो साइन थीटा का मान होगा। देखो बाबू टेन थीटा का मान 12/5 है, यहाँ पे हम लिखते हैं क्या, टेन थीटा बराबर 12/5 है। तो टेन थीटा वाला सूत्र क्या होता है, P/B होता है, P/E हो जाएगा B। तो P की वैल्यू 12, B की वैल्यू 5, तो H हम निकाल लेंगे। H यानी हाइपोटेनस बोले तो कर्ण, कर्ण बराबर क्या, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो लंब हमारे पास 12, 12 का स्क्वायर प्लस में 5 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी आधार का स्क्वायर, रूट अंडर लगा देते हैं। 144 हो जाएगा प्लस में 25 हो जाएगा, रूट अंडर लगा देंगे। 144 और 25 कितना होगा, 169 हो जाएगा। 169 का वर्ग निकालेंगे तो कितना होगा, 13। तो H हो जाएगा 13। अब निकालना है साइन थीटा का मान। तो साइन थीटा का सूत्र क्या होता है, P/H होता है। P का मान कितना है बाबू, P का मान है 12 और H का मान कितना, 13, 12/13, 12/13 ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है, ठीक है। अच्छा 26 क्या कहता है कि बिंदु -2, -5 का भुज होगा। बाबू एक्स अक्ष को भुज कहते हैं और वाई अक्ष को कोटि कहते हैं। पहले एक्स लिखा जाता है, बाद में वाई लिखा जाता है। तो एक्स अक्ष को भुज कहते हैं, इसका मतलब एक्स का मान यहाँ पे -2 है, तो भुज हो गया -2, ठीक है। और कोटि हो जाएगा -5, ठीक है। तो भुज पूछ रहा है तो -2 लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। 27 क्या कहता है, एक्स अक्ष पर किसी बिंदु का वाई नियामक होता है। अरे भाई एक्स अक्ष पर किसी बिंदु का वाई नियामक क्या होता है, 0 होता है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। अब हम क्या करेंगे बाबू, यहाँ से देख लो, यहाँ पे 28 क्या कहता है कि बिंदु 3, -4 किस चतुर्थांश में स्थित है। चतुर्थांश गलती लिख दिया है, मिस्टेक कर देता है टाइपिंग में, है ना। चलो कोई बात नहीं। तो बिंदु 3, -4 किस चतुर्थांश में स्थित है, ऐसा पूछ रहा है ना। कोई दिक्कत नहीं बाबू, हम चतुर्थांश बना लेंगे, यानी क्वाड्रेंट बना लेंगे। जैसे कि ये हमारे पास क्या है, क्वाड्रेंट है। ये प्रथम चतुर्थांश है, ये द्वितीय, ये हमारे पास तृतीय और ये है चतुर्थ, है ना। ये हमारे पास x होता है, ये माइनस वाला x होता है, ये हमारे पास y और नीचे हमारे माइनस वाला y होता है। सबसे पहले चतुर्थांश में होता है प्लस कॉमा प्लस, ठीक है। दूसरे चतुर्थांश में होता है माइनस कॉमा प्लस, ठीक है। तीसरे चतुर्थांश में होता है माइनस कॉमा माइनस, और चतुर्थ चतुर्थांश में क्या होता है, पहले प्लस होता है उसके बाद माइनस होता है। अब देखो ये 3, -4 किस चतुर्थांश में पूछा जा रहा है ना। तो हमें संख्या से मतलब नहीं होता है, हमें चिन्ह से मतलब होता है। तो देखो पहले इसमें क्या छिपा है, प्लस छिपा है, और बाद में क्या ये माइनस है। तो प्लस माइनस देखो किस चतुर्थांश में, प्लस माइनस चतुर्थ चतुर्थांश में है, यानी ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। अब क्या करेंगे बाबू, यहाँ पे 29 देखेंगे, कहता है एक्स अक्ष से बिंदु 3, 5 की दूरी होगी। बाबू आपको पता है एक्स अक्ष से दूर बिंदु को क्या कहते हैं, कोटि कहते हैं। तो कोटि कहते हैं, तो इस बिंदु में देखना है कि कोटि का मान क्या है। एक्स अक्ष से दूर बिंदु को हम वाई अक्ष कहते हैं, यानी कोटि कहते हैं। अगर वाई अक्ष से दूर उस बिंदु से पूछा जाए तो वाई अक्ष से दूर उस बिंदु को हम भुज कहते हैं, यानी एक्स अक्ष कहते हैं, ठीक है, याद रखना। तो यहाँ पे एक बिंदु दिया गया है, इसी में आपको बताना है कि एक्स अक्ष से दूर उस बिंदु को क्या कहेंगे। तो आपको पता था कि कोटि कहते हैं, और इसमें कोटि का मान कितना है, 5 है। तो हमारे पास 5 देख लेते, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। चलो 30 क्या कहता है कि बिंदुओं 2, -2 और -2, 2 को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक है। मध्य बिंदु बराबर आपको पता है, मध्य बिंदु बराबर होता है, यहाँ पे हम लिख देते हैं, 30 का ऊपर सॉल्व करते हैं, x1 प्लस में x2/2 होता है, y1 प्लस में y2/2 होता है मध्य बिंदु। तो हमारे पास ये x1 है और ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। मान पुट कर दे, चलो पुट कर। x1 हमारे पास 2 है, प्लस में x2 हमारे पास -2 है।
तो यहाँ पे माइनस के 2 रख देते और बटा में 2 तो 2, कॉमा y1 प्लस y2। y1 हमारे पास कितना है देख लेते हैं, y1 माइनस के 2 है तो माइनस के 2 और प्लस में y2 कितना है, y2 है प्लस के 2 तो हम प्लस का 2 रख देंगे और बट्टे में 2। ठीक है, अब देखो माइनस का 2 प्लस का 2, 0 बचेगा और 0 में 2 से भाग देंगे तो 0 रिजल्ट आया, कॉमा -2 प्लस 2 कटेगा तो फिर 0 बचेगा और 0 में 2 से भाग देंगे तो 0 आएगा। भैया ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है, कोई दिक्कत नहीं है दिक्कत। अब हम क्या करेंगे, ये उल्टा का एक क्वेरी कितना सोल्व किया थे 30, हाँ लो भैया 31, इस पर से लगता है सब उल्टा ही है। 31 कहता है किसी त्रिभुज का केंद्रक इतना है और उसके 2 शीर्ष इतना है तो तीसरा शीर्ष होगा। ये बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, बस आपको समझना है। जैसे कि आप मान लो कि ये त्रिभुज बना लेते हो, ठीक है, ये हमारे पास त्रिभुज है, ठीक है, ये मैंने बना दिया। तो त्रिभुज के केंद्रक हमारे पास दिए गए, केंद्रक को हम मान लेते हैं यहाँ पे O और केंद्रक का मान दिया गया है, त्रिभुज के केंद्रक दिया गया 3,0 दिया गया है। कोई दिक्कत नहीं दिक्कत, चलो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ में हमारे पास आ गया। और 2 शीर्ष है, मान लो एक शीर्ष दिया गया 2,3 और एक शीर्ष दिया गया 1,-4, तो तीसरा शीर्ष कह रहा है निकालने के लिए। तो ये A है मान लेते हैं, ये B है और ये C है, ठीक है, और तीसरा शीर्ष आपको कह रहा है ज्ञात करने के लिए। तो मान लेते हैं कि माना तीसरा शीर्ष जो है x, y है, मान लेते हैं कि माना तीसरा शीर्ष बराबर x, y, ऐसे करके आप लिख सकते हैं। 31 सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, और केंद्रक का बिंदु ये है 3,0। तो केंद्रक का सूत्र आपको पता होना चाहिए। मैं मान लेता हूं कि माना तीसरा सूत्र है ना, तीसरा सूत्र बराबर क्या लिखेंगे x, y, हमने लिख दिया तीसरा सूत्र x, y, कोई दिक्कत नहीं है दिक्कत। तीसरा सूत्र, ओ माय गॉड, तीसरा निर्देशांक है ना, ओके, यानी तीसरा जो हमारे पास शीर्ष है, शीर्ष लिख दो, तीसरा शीर्ष जो हमारे पास आ गया वो आ गया x, y। अब देखो बाबू केंद्रक का सूत्र क्या होता है, केंद्रक बराबर, यहाँ देख लेना, केंद्रक बराबर होता है x1 प्लस में x2 प्लस में x3 बटे में 3, y1 प्लस में y2 प्लस में y3 और बट्टे में 3, ये केंद्रक का सूत्र होता है। और केंद्रक हमको दे रखा है 3,0, याद रखना, ठीक है। तो ये रहेगा x के लिए और ये रहेगा y के लिए, ठीक है। अच्छा बाबू x1 प्लस x2 प्लस x3 बट्टे 3 और y1 प्लस y2 प्लस y3 बट्टे 3, देख लो क्या करना है। यहाँ पे हम इसको मान लेते हैं ये x1 है और इसको मान लेते हैं ये y1 है, नीचे इसको मान लेते हैं ये हमारे पास x2 है और ये हमारे पास y2 है, और इसको मान लेते हैं ये x3 है और ये हमारे पास y3। अब मान पुट करो, x1 प्लस x2 प्लस x3, x1 हमारे पास है x प्लस x2 हमारे पास है 2 और प्लस में x3 हमारे पास है 1 और बटा में 3 तो 3 मैंने कर दिया, कॉमा y1 हमारे पास है y और प्लस में y2 हमारे पास कितना है 3, तो हम 3 लिखते हैं और प्लस में y3 हमारे पास क्या माइनस के 4, तो माइनस के हम 4 लिख देते हैं, बट्टे में 3 है तो 3, कोई दिक्कत नहीं है दिक्कत। तो देखो इसके लिए ये हो जाएगा और इसके लिए ये हो जाएगा, बराबर कर देना है। तो 3 के बराबर हो जाएगा बाबू ये वाला है ना, तो यह कर देते हैं x प्लस में 2 और 1 3 और बटा में 3 हो जाएगा, कॉमा 0 के बराबर में हो जाएगा बाबू यहाँ पे y है ना, और प्लस में देखो प्लस माइनस माइनस होता है तो 3 माइनस के 4 हो जाएगा, बटा में 3 हो जाएगा। अब आर पर गुना करते हैं, इसके नीचे एक छिपा रहता है, 3 से 1 से इसमें गुना करेंगे तो x प्लस के 3 बराबर 3 से इसमें 3 तिहाई 9, तो हमारे पास क्या हो जाएगा x बराबर कितना हो जाएगा 9 प्लस है तो माइनस का 3, तो x की वैल्यू आ जाएगी 6, x की वैल्यू हमारे पास 6 आ गया। इसके नीचे 1 छिपा रहता है, देखो 1 से इस सभी में गुना करोगे तो y और बराबर में सॉरी ये 1 से y में गुना तो y हो गया। अब देखो 3 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा माइनस के 1, तो वही बात है यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 1, क्योंकि 1 से सभी में गुना करें तो इतना ही आएगा, ऊपर को हमने घटा दिया जोड़ दिया जो भी ये कर दिया, 3 में 0 से गुना किया तो 0, तो y की वैल्यू आ गई माइनस 1 पक्षांतर करें तो प्लस का 1, तो y की वैल्यू 1 आ गया, x का मान 6 आएगा। मतलब कि हमने जो तीसरा शीर्ष माना था x
कॉमा वाई माना था, तो x के जगह पे रखेंगे 6 और y के जगह पे रखेंगे 1। ये आंसर हो गया 6,1 आंसर आया। 6,1 हम देखेंगे, 6,1 ऑप्शन सी में है, यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार के प्रश्न को आप सॉल्व करना समझ गए होंगे, है कि नहीं। चलिए अब हम क्या करते बाबू, सॉल्व करते हैं 32 नंबर सवाल। 32 क्या कहता है, यदि किसी त्रिभुज के शीर्ष के निर्देशांक इतना इतना है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा। ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ देता हूँ, ये सॉल्व कर लेना, क्योंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको पता है कि नहीं पता। आप बना रहे हैं 7.1 सब से 7.2 7.3, ये सॉल्व किए होंगे तो पता चल गया होगा। इसे सॉल्व करके हमें आंसर करना 32, ये आपके लिए होमवर्क है। ओके, अब क्या करते हैं, अब हम सॉल्व करते हैं बाबू 33 नंबर का सवाल, है ना। 33 क्या कहता है कि बिंदु इतना इतना के बीच की दूरी होगी। तो भैया दूरी सूत्र से आपको ज्ञात करना है ना। तो दूरी सूत्र क्या होता है, दूरी सूत्र होता है x1 माइनस के x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस के y2 का होल स्क्वायर का और रूट अंडर। ठीक है, मैंने कर दिया, यही दूरी सूत्र होता है ना। चलो ज्ञात कर लेते हैं। बिंदु इतना बीच की दूरी, ये हमारे पास है x1, ये हमारे पास y1, ये हमारे पास x2, ये हमारे पास y2। चलो अब घटा देते हैं x1 माइनस x2, तो क्या करेंगे -1 में से घटा देंगे x2। x2 हमारे पास है माइनस के 5, तो माइनस माइनस डायरेक्ट हम प्लस 5 कहने कर देंगे स्क्वायर प्लस y1 हमारे पास है 3 और ये माइनस तो माइनस, y2 हमारे पास कितना है 7, तो 7 कर देंगे इसका होल स्क्वायर रूट अंडर। अब हमारे पास क्या आएगा -1 प्लस 5 यानी 4, 4 का स्क्वायर 16 और प्लस में 3 में से 7 गया तो कितना होगा 4 हो जाएगा, माइनस का 4 का स्क्वायर प्लस के 16 रूट अंडर बराबर 16 16 32 रूट अंडर। तो 32 का वर्गमूल निकालो तो 4 चौके 16 है ना, 16 दूना 32, 4 रूट अंडर 2 आएगा इकाई। चलो 4 रूट अंडर 2 इकाई, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। 34 क्या कहता है बाबू, समान ऊंचाई वाले यानी ऊंचाई सेम है, ठीक है, समान ऊंचाई वाले दो बेलनों के आयतनों का अनुपात 9:16 है, तो उनके वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल का अनुपात। दो बेलन है, बेलन का आयतन क्या होता है बाबू, पाई आर स्क्वायर एच। देखो जो पहले बेलन की ऊंचाई होगी वो भी दूसरे बेलन की भी ऊंचाई होगी, तो पहला बेलन है इसलिए हम इसको R1 मान लेते हैं, और बेलन के आयतनों का अनुपात करें तो बट्टा रखना ही पड़ेगा, तो पाई आर स्क्वायर एच करते हैं इसको। तो ये हमारे पास त्रिज्या को हम करते हैं 2, ये पाई से पाई कैंसिल, ये एच से एच कैंसिल, और आयतनों का अनुपात दिया गया 9/16, क्यों 9/16 तो 9/16 लिख सकते हैं। अब देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखो यहाँ पे याद रखना ये भी आर स्क्वायर ये भी आर स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं डायरेक्ट R1/R2, स्क्वायर हटा दिए तो इधर क्या पड़ेगा रूट पड़ेगा, यानी इस 9/16 का रूट पड़ेगा, 9/16 का रूट से बाहर करेंगे तो 9 का वर्गमूल 3 और 4 का 16 का वर्गमूल 4 आ जाएगा, 3/4 आया। तो देखो उसके कहता किसके वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफलों का अनुपात, तो बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है 2πRh होता है, इसको R1/2πRh होता है, यानी इसको R2 मान लो। तो देखो ये 2π से 2π कैंसिल, h से h कैंसिल, तो R1/R2 और R1/R2 का मान क्या है 3/4, 3/4 दिया गया, 3/4 यानी 3:4 लिख सकते हैं इसका आंसर, 3:4 यानी ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। 34 का हो जाएगा बाबू ऑप्शन सी, कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत है ना। अब क्या करते हैं बाबू, यहाँ पे 35 नंबर सवाल जो है वो सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे देख लो 35 नंबर सवाल क्या कहता है कि यदि किसी शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है शंकु का, पाई आर एल होता है। तो पाई आर एल कितना दिया गया 880 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया गया, तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल इतना है, और त्रिज्या दे रखी है आर बराबर दे रखी है 14 सेंटीमीटर, तो तिर्यक ऊंचाई यानी एल बराबर कह रहा है क्या होगा, कोई दिक्कत नहीं, पाई का मान हम रख देते हैं 22/7 गुने त्रिज्या हमारे पास कितना 14, तो 14 बराबर में 880, ठीक है, 7 दूना 14 काट दिए तो 22 गुने में 2 बराबर में 880, ठीक है। तो पाई आर और गुने में एल याद रखना, एल निकालना है हमको, तो यहाँ पे एल तो रखेंगे ही, इसलिए हम कह सकते हैं एल बराबर क्या होगा 880 और बट्टे में गुना में तो भाग में आ जाएगा 22 गुने में 2 काटो 22
दूना 44 यानी 22 चौक कट जाएगा ना, 4 दूना 8 4 दूना 22 चौके 22 चौक 88, ये जीरो है तो जीरो पड़ गया है ना, यानी 40 बार है ना। 22 का घात 40 बार पढ़े तो 880, 2 से काटेंगे तो 20 दूना 40। तो L की वैल्यू आ गई 20 हमारे पास है ना, L की वैल्यू क्या आ गई 20। अब देख लो तिर्यक ऊंचाई 20 आ गया, यानी ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। कोई दिक्कत नहीं है दिक्कत। अरे सब उल्टा ही रखा हुआ है, क्या बात है चलवा। चलो कोई बात नहीं है, उल्टा रखा है तो हम सीधा कर देंगे। अब इसको हम सॉल्व करेंगे 36 को, है ना। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे देख लो 36 क्या कहता है कि दो गोले के आयतनों का अनुपात 8:27 है, तो उनके संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफलों का अनुपात होगा। कोई दिक्कत नहीं, दो गोले के आयतनों का अनुपात है ना। तो गोले का आयतन क्या होता है बाबू, तो गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यू। तो दो गोला इसको R1 मान लेते हैं, ठीक है। फिर आयतनों का अनुपात इसलिए नीचे भी 4/3 गुने पाई आर क्यू, इसको R2 मान लेते हैं। तो दो गोले के आयतनों का अनुपात दिया कि कितना 8/27 हो जाएगा, क्योंकि 8:27 दिया इसलिए। तो 4/3 पाई से 4/3 पाई कैंसिल, R1 क्यू R2 क्यू, ठीक है। तो आपको पता है हम अगर R1 और R2 निकालें तो ऊपर भी घन है नीचे भी घन है ना, लगा हुआ है। तो जब क्यूब हटेगा तो इधर क्या आएगा, घनमूल लग जाएगा। तो कोई दिक्कत नहीं, हम कैसे निकाल सकते हैं इसको, डायरेक्ट लिख सकते हैं क्या कि R1 बटे में R2 बराबर क्या हो जाएगा 8/27 और रूट के अंदर लगा देंगे घन, ठीक है। ये मैंने कर दिया। अब 8 का घनमूल निकालेंगे तो कितना होगा बाबू, देखो 8 को लिख सकते हैं 2 दूना 4 4 दूना 8, 3 बार लिख सकते हैं 2, है ना। तो 1 2 निकलेगा, 27 को 3 तिया 9 9 तिया 27, 3 निकलेगा इसका, है ना। 2/3 घनमूल तो निकाल नहीं आता है, इसमें क्या होता है 3 में से 1 बाहर करते हैं और वर्गमूल में से 2 में से 1 बाहर कर देते हैं, है ना, इसलिए। तो 3/2 आ गया R1 R2। अब कहता है उनके संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफलों का अनुपात। तो गोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है बाबू, गोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर, इसको R1 और इसका भी 4 पाई आर स्क्वायर, यानी इसको R2 मानते हैं। 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, R1 की वैल्यू 2 है और यहाँ स्क्वायर लगा है तो 2 का स्क्वायर कर देंगे, बटे में R2 की वैल्यू 3 है, 3 का स्क्वायर कर देंगे। तो हमारे पास 2 का स्क्वायर 4 बटे 3 का स्क्वायर 9, तो आ जाएगा हमारे पास 4:9, है ना। 4:9 हमारे पास आंसर आ जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। कोई दिक्कत नहीं है दिक्कत। अब देख लो बाबू यहाँ पे प्रश्न क्या कहता है कि किसी गोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 616 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो गोले का व्यास होगा। गोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर होता है, बराबर में 616 है तो 616 लिख देंगे, है ना। अब क्या करेंगे देखो 4 गुने में पाई का मान 22/7 और गुने में ये आर स्क्वायर बराबर में 616 लिखेंगे, यही ना। अब देखो आर स्क्वायर तो आर स्क्वायर, अब बराबर से सबको इधर देखो, जो बट्टा में रहता है वो गुना में चला जाता है, पक्षांतर करते हैं तो गुना में आ गया, और जो गुना में रहता है वो बट्टा में आ जाता है। तो 4 गुने में क्या हो जाएगा 22, काटो काटेंगे तो कितना से कटेगा ये आपको ध्यान रखना है। तो बाबू इसको काटेंगे 4, अगर 4 एकम 4 22 से कटेगा, या तो ऐसे काट लो, क्या दिक्कत है 6 है ना, तो 3 दूना 6 होता है और 0 ये 8 दूना 16, 308 दूना, तो ये 2 दूना 4 कट गया, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे देख लो 2 से इसको काटो, 15 दूना 30 और 4 दूना 8, तो 154 से कटा ना, 154 दूना 308, कोई दिक्कत नहीं है दिक्कत, मैंने काट दिया। तो अब बचा क्या हमारे पास, अब हमारे पास बचा 154 गुने में 7 बटे में 22। अब कटने वाला है क्या, तो 22 सतह कितना होता है 154 होता है ना, 22 सतह 7 दूना 14 के 4 हासिल 7 दूना 14 15, हाँ 22 सतह 154 होता है। तो हमारे पास आया 7 गुने में 7, आर स्क्वायर बराबर आया 7 गुने 7, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं आर बराबर क्या लिख, देखो आर स्क्वायर बराबर 7 गुने 7 आया, तो आर बराबर क्या लिख सकते हैं 7 गुने 7 का रूट अंडर 2 गो 7 में से 1 7 बाहर, तो त्रिज्या 7 हमारे पास व्यास पूछ रहा है, तो व्यास बराबर क्या होता है 2r होता है। तो 2 गुने में त्रिज्या हमारे पास 7 है, 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 दूना 14 आ जाएगा। लो भैया 14 हमारे पास कहाँ है, देख लो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है, ठीक है। अब देख लो हमारे पास 38,
y अक्ष का समीकरण है। y अक्ष का समीकरण क्या होता है? x बराबर 0 होता है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। ठीक है। 39 क्या कहता है बाबू, देख लेना। 39 कहता है कि दो घनों के आयतनों का अनुपात 1:27 है, तो उनके कुल पृष्ठ क्षेत्रफलों का अनुपात होगा। तो घन का आयतन क्या होता है? एल क्यू होता है। तो ये एल क्यू, और इसको एल को 1 मान लेते हैं, बट्टे में एल क्यू, ये एल को 2 मानते हैं। एल जो होता है ना, वो किनारा होता है, यानी किनारा का क्यूब कह लो या भुजा क्यूब कह लो। ठीक है। तो दो घनों के आयतनों का अनुपात कितना? 1:27। तो 1/27 हम लिख ही सकते हैं। अब देखो यहाँ पे क्यूब हटेगा तो इधर घनमूल पड़ेगा, है ना। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं बाबू L1 बट्टे में L2 बराबर क्या हो जाएगा? घनमूल लगाएंगे तो 1 में घनमूल से बाहर आ जाएगा 3। 1/3 ही ना आएगा, क्योंकि 1 का घनमूल 1 होता है और 27 का घनमूल 3 होता है। तो किनारा 1 आ गया और L2 का किनारा 3 आ गया। कहता कुल पृष्ठ क्षेत्रफलों का अनुपात। तो भाई घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है? 6L² होता है। तो यहाँ हो जाएगा 6L² 1 और बट्टे में 6L² 2। तो 6 से 6 कैंसिल, तो L1² और L2² बचा। तो L1 के जगह पे 1, तो 1 का स्क्वायर करो, और बट्टे में L2 के जगह पे 3, 3 का स्क्वायर करो। तो हमारे पास कितना आएगा? L का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर 1 होता है और 3 का स्क्वायर 9 होता है। अनुपात में डाल सकते हैं। 1:9 आ गया आंसर। तो 1:9 ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोनो दिक्कत नहीं है दिक्कत। अब देख लो बाबू, यहाँ पे क्या करते हैं? 40वां प्रश्न सॉल्व करते। 40वां क्या कहता है कि यदि माध्य 10 है तो x का मान होगा। हमारे पास कुछ संख्या दी गई, तो माध्य बराबर जानबे करते हैं प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या। तो सभी को जोड़ेंगे। 6 प्लस में 8 प्लस में 9 प्लस में ये x है और प्लस में यहाँ पे 13 है। ठीक है। तो प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या 1 2 3 4 5, 5 नीचे रख देंगे। तो ये माध्य बराबर, और माध्य दिया गया 10, तो हम 10 रख देंगे। चलिए सॉल्व करते हैं। आर पार गुना करते हैं। 1 से सब में गुना करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 6 प्लस के 8 प्लस में 9 प्लस में x प्लस में 13 और बराबर हो जाएगा 10 × 25 = 50। जोड़ो, सबको जोड़ेंगे तो 8 और 6 14, 9 में से 1 इधर जाएंगे तो ये 14 14 तो दोनों 28 28 और 8 यानी 36 हो जाएगा, है ना। तो हमारे पास 36, सबको जोड़ेंगे तो 36 प्लस में x बराबर में हो जाएगा 50। इसीलिए x बराबर क्या हो जाएगा? 50 प्लस का 36 से पक्षांतर करेंगे तो माइनस का 36। तो x बराबर हो जाएगा, देख लो बाबू, 50 में से 36 घटाएंगे तो हमारे पास 14 आ जाएगा। यही आंसर हो जाएगा। ठीक है। तो x का मान 14 आ जाएगा बब्बू। तो x का मान 14 यानी ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। कोई दिक्कत नहीं है दिक्कत। अब क्या करते हैं बाबू? अब जो हम अगला प्रश्न को क्या करते हैं? सॉल्व करते हैं। यहाँ पे क्या कहता है? 41 कि इतना इतना की माध्यिका होगी। माध्यिका में पहले बढ़ते क्रम या घटते क्रम में सजा लेते हैं। तो आइए सजा लेते हैं इसको। तो हमारे पास सबसे छोटी संख्या इसमें है 6, तो हम लिखते हैं सबसे छोटी संख्या 6 है, 6 लिख लेते हैं, कॉमा। उसके बाद 6 के बाद हमारे ख्याल से 8 है ना। 7 तो है ही नहीं, तो 8 लिख लेते हैं। तो ये मैंने 8 लिख लिया। 8 के बाद हमारे ख्याल से 9 है, तो हम लिखेंगे 9। 9 के बाद हमारे पास क्या है? 9 के बाद 15 हमको लग रहा है। हाँ, कुछ है नहीं। 9 के बाद 15 है, तो 15 के बाद हमारे पास 15 हो गया। 16 ले लेते हैं, 16 हो गया। 16 के बाद क्या बचा हमारे पास? 16 के बाद 16 से बड़ी संख्या हमारे ख्याल से 17 तो है ही नहीं इसमें, 18 ले लेते हैं। तो 18 है। 18 से बड़ी संख्या क्या है हमारे पास? 19 कहीं नहीं नज़र आ रहा है। तो 19 तो नहीं आ रहा है, तो 20 भी नहीं है, 21 हो जाएगा। 21 के बाद 22, तो 22 आगे कुछ नहीं है। 22 के बाद हाँ है 25 है, तो हम ले लेंगे 25। तो यही हमारे पास है। तो टोटल संख्या गिनती कर दे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है। तो माध्य बराबर क्या होता है? बीच में जो होता है संख्या वही आंसर। 4 को इधर से निकाल लो, 4 को इधर से निकाल लो, 1 2 3 4 को निकाले, बीच में आ गया 16। 16 आंसर आ जाएगा हमारे पास। 16 यानी ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है दिक्कत, है ना। अब क्या करेंगे बाबू? अब यहाँ पे हम करेंगे 42। 42 को हम देखेंगे। 42 क्या कहता है जरा देख लीजिए ध्यान से। 42 कहता है कि इतना इतना का बहुलक होगा। बहुलक हमको ज्ञात करके बताना है कि बहुलक क्या होगा, है ना।
तो बाबू कैसे निकालेंगे बहुलक हम? जो ज़्यादा बार रिपीट होता है वही बहुलक होता है। देख लो बाबू 42 में 23 आगे नहीं है, 15 नहीं है, 25 एक बार 25, 2 बार 25, 3 बार 25 है, बाकी ज़्यादा बार रिपीट नहीं, 25 आंसर हो जाएगा बाबू। ज़्यादा रिपीट होता है वही आंसर होता है, तो 25 हमारे पास ज़्यादा बार रिपीट है, यही आंसर हो जाएगा, है ना। उसके बाद 43 देख लेते हैं। 43 क्या कहता है कि आंकड़े इतना इतना का परिसर होगा। सबसे छोटी संख्या मतलब जो सबसे बड़ी संख्या उसमें से छोटी संख्या को घटा देते हैं, तो सबसे बड़ी संख्या इसमें आई थिंक हमको लगता है 32, तो 32 में से घटा देंगे छोटी संख्या। इसमें सबसे छोटी संख्या हमारे ख्याल से 6 है, तो 6 घटा देंगे तो कितना होगा? 32 में से हम क्या करेंगे? 6 को घटा देंगे तो हमारे पास हो जाएगा 24। नहीं 24 नहीं होगा, सॉरी है ना। तो ये हो जाएगा हमारे पास 26 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 26। ओके, कोई दिक्कत नहीं है, तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब क्या करते हैं बाबू, यहाँ से ये देख लो 44 क्या कहता है कि वर्ग अंतराल 130 से 150 का वर्ग चिन्ह होगा। वर्ग चिन्ह हम कैसे निकालते हैं? जो वर्ग अंतराल दिया रहता है उन दोनों को जोड़ करके और 2 से भाग दे देते हैं। तो 150 130 जोड़ लो, 150 और 130 है ना, 0 5 3 8 1 1 2 280, और इसको हम 2 से क्या करेंगे? भाग दे देंगे, तो 14 दूना 28 140 हो जाएगा आंसर। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा।